नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ वो है वृद्धाश्रम। मेरा चंदा है तू, मेरा तारा है तू। यही तो गाना था जो बाबूजी अपने बच्चों के लिए गुनगुनाते थे। बार बार रीता के स्मृति पटल पर यह गाना गूंज रहा था। रीता, राघव, राहुल, ये तीन आँखें थी श्री श्रीलाल शुक्ल की। श्रीलाल जी, उनकी पत्नी राधा और तीन चांद से बच्चे। शायद उस समय किसी भी सुखी परिवार का यही सपना था। अम्मा अपने बच्चों की सलामती के लिए हर उपवास रखती और पति की उम्र के लिए व्रत और पूजा करती। रीता जो एक एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखती, कभी कभी अम्मा के तीज त्योहारों से खींच जाती। अम्मा प्यार से झिड़क कर कहती, तू ये सब मत करना, मैं करती आई हूँ, मुझे करने दे। समय के पंखों ने रीता को एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक उच्च पद पर पहुंचा दिया। राघव अमेरिका में प्रतिष्ठित डॉक्टर, बाबूजी का लाडला राहुल इसरो में काम कर रहा था। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मस्त थे। उस जमाने में रीता को बाबूजी ने आईआईटी बॉम्बे पढ़ने भेज दिया। पढ़ाई के बाद एक अच्छा स्वजातीय इंजीनियर देख उसका विवाह कर अपने उस लड़के जैसी रीता को उन्होंने बेटी बना दिया। उनकी भाषा ही बदल गई। मैं क्या इतना गया गुजरा हूँ, लड़की के घर अन्न खाऊंगा? राघव के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अपना वतन वही छोड़ता है जो देशद्रोही होता है। अब बच गया छोटा राहुल, जिसने अपनी ही एक सहपाठी एनी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। एनी बड़ी भली लड़की थी, लेकिन बाबूजी की नज़रों में वो एक ईसाई थी। मैं एक ईसाई के गिरजाघर में रहकर अपना धर्म नहीं भ्रष्ट करूँगा। इससे अम्मा के गुजर जाने के बाद भी बाबूजी अपने पुराने घर में पुराने नौकर, जब उनके बच्चों से भी ज़्यादा उनके काम आ रहा था, के साथ रह रहे थे। बाबूजी अब 85 साल के हो चुके थे। पुरानी मशीन के पुर्जों की तरह शरीर के सभी अंग भी उनका साथ छोड़ रहे थे। आँखों से धुंधला दिखाई पड़ता था, चलना भी वॉकर के सहारे होता था। मूत्र और मल पर भी वे काबू नहीं रख पाते थे। कुल मिलाकर समय और शरीर की मांग ये थी कि अब बाबूजी अकेले अपने घर में छोड़ने लायक नहीं हैं। रीता के दोनों बच्चे नीलांशु और नीना चाहते थे कि नाना जी को उनके पास लाया जाए और वे अपनी मम्मा की पूरी मदद करने को तैयार थे। पति सदानंद तो अपने नाम के अनुसार ही सदानंद थे। पेशे से साइंटिस्ट थे और अपने रिसर्च के कामों में इस तरह खोए रहते कि कभी कभी रीता को याद दिलाना पड़ता था। उनकी एक पत्नी और दो बच्चे भी हैं। जब से भारतीय परिवेश में पाश्चात्य विचारों की छाप पड़ने लगी है, तब से हमारे देश में भी मदर्स डे, फादर्स डे मनाया जाने लगा है। घर पर भी नीलांशु और नीना चाहते थे कि वे अपने पापा को फादर्स डे में सरप्राइज़ दें। यह सब देख लीता को लगा उसे भी अपने बच्चों से कोई सीख लेनी चाहिए। वह झटपट दूसरी सुबह की फ़्लाइट ले अपने बाबूजी के पास पहुंच गई। बाबूजी अपनी लाचारी और अकेलेपन से इतने कड़वे हो चुके थे कि उन्होंने सारी भड़ास अपनी रीता पर ही निकाली। उनके निशाने पर उनका आज्ञाकारी बेटा राघव था, जो उनकी नज़रों में अब देशद्रोही बन चुका था, और छोटा बेटा राहुल, जिसमें रीता की ही गलती थी कि रीता ने उसकी शादी एक ईसाई से होने दी। वो चाहती तो अपने भाई राहुल के लिए भी ब्राह्मण समाज में एक लड़की ढूंढ सकती थी। रीता ने कई बार उठक बैठक लगाकर उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि वो उसके चहेते बाबूजी थे। बाबूजी को देख जीवन कई दशक पीछे चला गया, जहाँ वो बाबूजी की प्यारी गुड्डी थी। बाबूजी अपने कंधे पर गुड्डी को बिठाते, हाथ में गुड्डा यानी राघव, दूसरे हाथ में गुड्डू यानी राहुल को पकड़ लेते थे। उस बलशाली इंसान का ये टूटा रूप देख उनकी गुड्डी के आंखों के आंसू तो जैसे मानो थमने का नाम ही न लेते हों।
बार बार राघव अपनी बहन को अमेरिका से फ़ोन कर रहा था, उसका भी वहाँ यही हाल था। रीता और राघव बात कर रहे थे। बाबूजी अकेले घर में छोड़ने लायक नहीं हैं। राघव रीता को समझा रहा था कि रीता का घर छोटा है, बच्चे पढ़ते हैं, सदानंद भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं और रीता की व्यस्त दिनचर्या तो है ही। अच्छा ये होगा बाबूजी को उसी नौकर के साथ रीता के शहर में एक वृद्धाश्रम में रखा जाए, जहां बाबूजी का अकेलापन दूर करने के लिए कई वृद्ध मित्र भी मिल जाएंगे और वही शहर होने से रीता भी ऑफिस आते जाते या फिर रविवार को बाबूजी को देख लेगी। राघव के इस प्रस्ताव पे रीता ने भी तुरंत मुहर लगा दी। दूसरे दिन रीता अपने प्यारे बाबूजी को उनके पुश्तैनी गांव ले गई। वहां अपने पुराने साथियों के साथ बाबूजी इतने खुश हो गए, उनकी आंखों में इतनी चमक आ गई कि 1 घंटे में लगा ही नहीं कि बाबूजी को चलने फिरने में या देखने में कोई तकलीफ़ है। रीता बड़ी आश्वस्त हुई कि बाबूजी को वृद्धाश्रम में रखने का निर्णय बिल्कुल सही है। बाबूजी का कड़वापन उनके अकेलेपन के कारण है और ये निष्कर्ष निकाल रीता ने राहत की सांस ली। बाबूजी के शहर से जैसे रीता वापस अपने शहर पहुंची, उसने अपने और राघव द्वारा लिए निर्णय की जानकारी सदानंद और बच्चों को दी। सदानंद तो हमेशा की तरह चुप रहे। सनी और हनी यानी दोनों बच्चे बड़े आश्चर्य से अपनी सर्वगुण संपन्न माँ को देखते रहे। सनी तो बिल्कुल बापू पर गया था, लेकिन हनी ने तो माँ की बहुत खबर ली। How could you think to do so with your father? When you become old, if we do the same, how are you going to feel? रीता ने उसे समझाया, नाना जी को ओल्ड एज में रखने का इरादा उनके अकेलेपन को देख कर लिया गया है। वहाँ उनके हमउम्र साथी मिलेंगे। यहाँ हम सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। बच्चों को माँ का ये तर्क अटपटा तो लगा, लेकिन वे चुप ही रहे। अगले दिन रीता ने बड़े ज़ोर शोर से ओल्ड एज होम ढूंढने की शुरुआत कर दी। अपनी सहेली अवंती के कहने पर जस्ट डायल को फ़ोन किया। 10 मिनट में उसे 25 कॉल आ गए। उसने अपने घर के पास ओल्ड एज होम देखने का मन बनाया। उसका घर चेन्नई के लुंगम्बाकम एरिया में था और सबसे पास टी नगर में एक ओल्ड एज होम का उसने पता लगा लिया। रीता ने अगले ही दिन अपने मिशन को अमल में लाने का फैसला किया। अगली सुबह की शुरुआत बड़ी झुंझलाहट से हुई। ड्राइवर नदारत। सदानंद ने उसे ऑफिस छोड़ दिया, लेकिन ड्राइवर के बिना तो रीता पंगु थी। ऑफिस पहुंचकर रीता का लटका मुंह देखकर साथ रहने वाले सहकर्मी आनंद घबरा गया। रीता का ऐसा रूप कभी कभी देखने को मिलता था। आनंद ने उसे छेड़ा भी। रीट्स, आज तेरा नंदा से कुछ झगड़ा हुआ क्या? रीता ने कहा, नहीं यार, दैट स्टूपिड आमिर डिडंट कम। I wanted to go and see one old age home in T Nagar and driver is not there. आनंद का जवाब था, रिलैक्स डू, टेक माइन एंड गो। रीता बड़ी खुश हुई। आज नीना भी स्कूल से जल्दी ही छूटने वाली थी। सोचा उसे भी साथ लेकर ओल्ड एज होम देख लेगी। ड्राइवर का नाम राकेश था और वह हिंदी भाषी था। आनंद की ही कार में वो पहले नीना के स्कूल गई। जैसे ही नीना को पता चला कि माँ उसे ओल्ड एज होम दिखाना चाहती है, उसने ज़ोर से कहा, नो थैंक यू, आपको जाना है तो जाइए और चाहे वहीं रह जाइए। आई एम नॉट गोइंग टू कम विथ यू, प्लीज़ प्लीज़ मुझे पहले घर ड्रॉप कर दो। ड्राइवर राकेश माँ बेटी की झड़प को बड़े ध्यान से सुन रहा था और देख रहा था। रीता ने ड्राइवर से कहा, चलो पहले घर चलो, नीना को छोड़ देते हैं। बेटी को घर छोड़ते समय ड्राइवर ने आश्चर्य से रीता के अत्याधुनिक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को देखा, स्विमिंग पूल देखा। उसके बाद रीता ओल्ड एज होम की तरफ निकल पड़ी।
रास्ते में अपनी प्रिय सहेली अवंती को फ़ोन लगाकर अंग्रेजी में बताया कि वो ओल्ड एज होम देखने जा रही है, जाकर देखेगी कि रहने लायक है भी या नहीं। उसका वार्तालाप ड्राइवर राकेश बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब रीता टी नगर के उस सो कॉल्ड ओल्ड एज होम में पहुंची तो मन खट्टा हो गया। एक बड़े मांसाहारी होटल के पीछे सकरी गली में छोटी सी पुरानी इमारत, हजारों की संख्या में भिनभिनाती मक्खियों ने उसका स्वागत किया। अंदर जाने का रास्ता इतना सकरा था और बारिश होने से इस बेडौल इमारत के चारों तरफ पानी भरा था। रीता तो बाहर से ही देखकर उल्टे पांव वापस आ गई। आते समय रास्ते में उसने फिर विद्या को फ़ोन लगाया। इट्स नॉट वर्थ लिविंग, कांट इमेजिन, यहाँ कोई रह भी कैसे सकता है। आई हैव ड्रॉप द आइडिया ऑफ दिस ओल्ड एज होम। राकेश ड्राइवर अभी तक उनकी बातें बड़े ध्यान से और आश्चर्य से सुन रहा था। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, राकेश ने रीता से कहा, अम्मा एक बात कहूँ, माफ़ करना, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। रीता ने कहा, कहो कहो, मैं क्यों बुरा मानूंगी। राकेश बोलता है, अम्मा आप तो इतनी बूढ़ी भी नहीं हैं, फिर हमारे साहब के साथ काम करती हैं, अच्छा कमाती हैं, इतने अच्छे इलाके में रहती हैं, फिर क्यों आपके बच्चे आपको इस वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहते हैं। आप उन्हें मना लीजिए मैडम, आप इतने गंदे इलाके में रह ही नहीं पाएंगी। बाप रे बाप, रीता को तो जैसे काटो तो खून नहीं। ये बेचारा तो सोच रहा था कि रीता अपने लिए ओल्ड एज होम ढूंढ रही है। एक ड्राइवर ने जैसे उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। रीता सन्न रह गई। एक पल के लिए तो इच्छा हुई कि कार रोक इस महापुरुष के पैर छू लूं, जिसने उसके हाथों से कितना बड़ा अपराध होने से बचा लिया। रीता को बचपन से बाहों में झुलाने वाले बाहुबली का वो क्या हश्र करने जा रही थी। इससे अच्छे तो उसके बच्चे हैं जो उसे बार बार डांट रहे थे। वहीं कार से तुरंत राघव को फ़ोन घुमाकर उसने अपना निर्णय सुनाया। मैं बाबूजी को अपने साथ अपने घर पर ही रखूंगी। उसके बाद उसने बड़े प्यार से उस महात्मा ड्राइवर को देखा जिसने उसकी आंखें